हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा इन्फेक्शन। हम जानते हैं इन्फेक्शन माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स के अकॉर्डिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम देखते हैं कि इन्फेक्शन क्या है। इन्फेक्शन की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो इन्फेक्शन कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करना, उनकी ग्रोथ के अंदर इंक्रीजमेंट होना, ये क्या कहलाता है? इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं हम। इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज लॉजमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द टिश्यू ऑफ होस्ट। दो वर्ड हैं यहाँ पर, लॉजमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन। लॉजमेंट का मीन्स होता है हार्बर्स या फिर स्टे करना, स्टे, किसी जगह पे रुकना। हम जानते हैं जो लॉज होते हैं, लॉज से वर्ड बना लॉजमेंट। यहाँ पर हमारी बॉडी में जब भी ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं तो वो अपने हार्बर्स पे, अपनी फेवरेट जगह पर जाकर स्टे करते हैं। जैसे इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं तो इंटेस्टाइन में, टीबी का बैक्टीरिया होता है तो लंग्स में, और जो भी बैक्टीरिया अलग अलग साइड पे अपना हार्बर्स करते हैं उस जगह पे जाके वो स्टोर करते हैं और स्टे करने के बाद वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने लग जाते हैं, यानी उनकी ग्रोथ इंक्रीज होती है, ग्रोथ इंक्रीज होती है। तो जब कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद स्टे करे अपने हार्बर्स पर और फिर ग्रोथ करने लग जाए, इस ग्रोथ के नतीजे में ये हमारी बॉडी पे क्या एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज लॉजमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द टिश्यू ऑफ होस्ट। अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप के इन्फेक्शन होते हैं। तो हमने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन: प्राइमरी इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, फोकल इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। ये 7 टाइप के इन्फेक्शन होते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन किसे कहते हैं? तो हमने लिखा प्राइमरी इन्फेक्शन इनिशियल इन्फेक्शन विथ एन ऑर्गेनिज्म। जब व्यक्ति को पहली बार इन्फेक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म से तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी इन्फेक्शन। जब कभी भी कोई भी ह्यूमन्स बीइंग से उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बीमारी से उभरने के बाद और वो एक स्वस्थ व्यक्ति हो जाता है, फिर दोबारा से अगर इन्फेक्शन होता है तो भी वो क्या कहलाता है? प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाता है, इनिशियल इन्फेक्शन कहलाता है। यहाँ पर देखो हमने दूसरा लिखा है री इन्फेक्शन, सबसिक्वेंट इन्फेक्शन बाय सेम ऑर्गेनिज्म। एक बीमारी है, ख़त्म हुई, हमारी बॉडी ने रिकवर किया और दोबारा वही ऑर्गेनिज्म जिससे पहले ग्रसित थे, जिससे इंसान पहले सफ़र कर रहा था, वही इन्फेक्शन दोबारा से अकर हो जाए, दोबारा से सब्सिक्वेंटली अकर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम री इन्फेक्शन। मान लीजिए कोई पेशेंट है, डेंगू का पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट लगा और वो सही हो गया। सही होने के बाद वो दोबारा से पलट कर आ गया, सब्सिक्वेंटली आ गया और उसके बीच में उसको और कोई सा इन्फेक्शन नहीं हुआ, दोबारा से वही इन्फेक्शन हो गया, तो इसको बोलते हैं हम री इन्फेक्शन। यानी एक ही इन्फेक्शन का बार बार पलट कर आना री इन्फेक्शन कहलाता है। दूसरा लिखा हमने सेकेंडरी इन्फेक्शन, व्हेन रेसिस्टेंट इज लोवर्ड बाय प्री एक्सिस्टिंग डिजीज। जब पहले से जो हमारी बॉडी में बीमारी है, जिस भी इन्फेक्शन से हम सफ़र कर रहे हैं, तो हम जानते हैं जब हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी होती है या इन्फेक्शन होता है तो उसका डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ता है और वो क्या करता है? हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। तो हमने ये लिखा कि जब हमारी पहले वाली बीमारी की वजह से हमारा रेसिस्टेंस पावर लोवर्ड हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है, तो दूसरी बीमारियाँ, दूसरे बैक्टीरिया वायरस हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वो जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो नया बैक्टीरिया, नया ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आके सेटअप कर लेता है। इस चीज़ को कहते हैं हम सेकेंडरी इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन, फोकल इन्फेक्शन से आप याद रखना, फोकल को एक याद रखने का ट्रिक है, इसको याद रखना लोकल। लोकल यानी फोकल इन्फेक्शन किसी पर्टिकुलर लोकल जगह को अफेक्ट करता है। जैसे हमने इसमें लिखा है इन्फेक्शन, लोकल इन्फेक्शन
इन्फेक्शन एट लोकलाइज साइट, इन्फेक्शन एट लोकलाइज साइट लाइक अपेंडिक्स एंड टॉन्सिल, टॉन्सिल्स होते हैं पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन को किसी एक लोकल जगह पे सीमित रहता है, फैलता नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम फोकल इन्फेक्शन। तो ये आपने देख लिया इन्फेक्शन एट लोकलाइज साइट, जब इन्फेक्शन किसी एक पर्टिकुलर जगह पर गिरा हुआ होता है तो उसको हम फोकल इन्फेक्शन बोलते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन व्हेन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, जब इंसान किसी बीमारी से ग्रसित होता है और उसका इम्यून डेफिसिट हो जाता है और उसी समय न्यूली इन्फेक्शन इज सेटअप, तो और नया इन्फेक्शन और सेटअप हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रॉस इन्फेक्शन। आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ सेम सा लग रहा है सेकेंडरी इन्फेक्शन और क्रॉस इन्फेक्शन में, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन और क्रॉस इन्फेक्शन में एक फ़र्क है। उसमें क्या फ़र्क है कि जब हमें एक बीमारी हुई है और वो बीमारी से हम रिकवर हो गए हैं, रिकवर होने के बाद हम जानते हैं कि कुछ दिनों तक हमारा इम्यून सिस्टम डेफिसिट होता है, यानी हमारे इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। तो एक बीमारी रिकवर हुई और दूसरी बीमारी लग जाती है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी इन्फेक्शन। लेकिन एक बीमारी है और उसके साथ साथ फिर दूसरी बीमारी और सेटअप हो जाती है, उसके साथ दूसरा इन्फेक्शन और हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। एक साथ एक दिन के एक ही बॉडी में दो इन्फेक्शन होना क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, यानी हमारे घर पर, हमारे मोहल्ले में, हमारे कहीं भी कर भी अगर इन्फेक्शन री इन्फेक्शन हमें दोबारा इन्फेक्शन होता है, यानी एक ही इन्फेक्शन के साथ साथ दूसरा इन्फेक्शन भी सेटअप हो जाता है, तो उसको तो बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। और क्रॉस इन्फेक्शन अगर होता है हॉस्पिटल में तो इसको बोलते हैं हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजल कोमियल इन्फेक्शन और बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे हॉस्पिटल सेटिंग्स या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये दूसरे हेल्थ सेटिंग्स अकर इन्फेक्शन, ये नोजोकोमियल का दूसरा नाम है। इसको हम मेनली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमने लास्ट लिखा है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सब क्लिनिकली इन्फेक्शन हम जानते हैं सब क्लिनिकली किसे बोलते हैं? ऐसा इन्फेक्शन जो एसिम्टोमेटिक होता है, यानी जिसका सिम्टम्स नहीं आता है उसको, यानी हम उसको अगर डायग्नोस करवाएं या उसको हम ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर कोई इसके सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, यानी एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन को हम सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कहते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन फैलने के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, कौन कौन से साधन हैं जिनसे इन्फेक्शन फैलता है? तो मेन आदमी खुद, मानव खुद एक सोर्स है, यानी हम जानते हैं कि एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्शन फैलता है, तो सबसे पहला सोर्स का काम तो खुद एक व्यक्ति करता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे हेल्दी पर्सन के सामने जाता है और उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो वो उसको सामने वाले को लग सकती हैं, तो पहला सोर्स का काम तो खुद मैन करता है। दूसरा एनिमल, हम जानते हैं कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो एनिमल से फैलती हैं, जैसे बोविन टीबी होती है, एनिमल से फैलती है, और कई चीज़ें ऐसी, कई बीमारियां ऐसी हैं जो इन जानवरों के ज़रिए हमारी बॉडी में या हमारे तक आ जाती हैं। नेक्स्ट लिखा हमने इंसेक्ट, यानी कीड़े मकोड़ों से भी फैलती है बीमारी। वेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मच्छर आते हैं, मक्खी आती हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, और भी ऐसे जो कीड़े होते हैं, सारे कीड़े इसके अंदर वेक्टर भी एक तरह से आर्थ्रोपोड वेक्टर कहलाते हैं। ये सोइल, कंटामिनेटेड सोइल, सोइल मतलब कंटामिनेटेड सोइल, सोइल जैसे टिटेनस। नेक्स्ट है वाटर। वाटर में भी एक हम जानते हैं मेन सोर्स होता है, फूड एंड वाटर, दोनों ये मेन सोर्स में आते हैं। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांस होते हैं अगर हम असावधानी बरतते हैं यहाँ पर, यानी ज़रा सा भी हम
केयरलेस होते हैं तो हमारी बॉडी में इन दोनों सोर्स के जरिए बीमारी फैल सकती है। वाटर का मीन्स होता है यहाँ पर कंटामिनेटेड वाटर। जब भी हम खाने की या पीने की बात करें तो नॉर्मल खाने बल्कि कंटामिनेटेड वाटर की बात करते हैं और कंटामिनेटेड फूड की ही बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये सोर्स हैं, 7 सोर्स लिए, मेन, एनिमल, इंसेक्ट, वेक्टर, सॉइल, वाटर एंड फूड। इनके जरिए ये एक सोर्स का काम करते हैं, साधन का काम करते हैं जिनके जरिए हमारे पास इन्फेक्शन आ सकता है। अब मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन का काम कौन करता है? ये तो कौन है? कारक, यानी जिसमें वाहक होते हैं, यानी जिनके अंदर इन्फेक्शन होता है, लेकिन मेरे से दूसरे तक ले जाने वाला कौन है? तो इसमें लिखा है हमने पहले कॉन्टैक्ट। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, दोनों कांटेक्ट से हो सकता है। जैसे हमने लिखा है इसमें सिफिलिस, गोनोरिया। सिफिलिस और गोनोरिया दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आती हैं, यानी इसको हम और क्या कहते हैं? दोनों को ही STD भी बोलते हैं। STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर इनको और बोलते हैं वेनेरियल डिजीज। वेनेरियल डिजीज सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से फैलती हैं दोनों। कोई भी अफेक्टेड पर्सन जब हेल्दी पर्सन के साथ सेक्स करता है तो ये फैलती हैं। इनहेलेशन, सांस के द्वारा कोई चीज़ अंदर ले लेना, वो कहलाता है इनहेलेशन। तो इनहेलेशन के द्वारा बीमारी फैलती है। इन्फ्लुएंजा, TB, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, और भी कई सारी बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। उनमें कई बीमारियां ऐसी हैं जो इनहेलेशन के ज़रिए फैलती हैं। इनहेलेशन, किस चीज़ को इनहेल करना? हम देखते हैं कि जो कंटामिनेटेड ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो अफेक्टेड और हमारे सामने छींकता है या खांसता, तो उसके नाक और मुंह से निकलने वाला ड्रॉपलेट्स, वो अगर हम उसको एस्पायरेट कर जाते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो फिर वो बीमारी हमारी बॉडी में इंसर्ट कर जाती है और वो हमें बीमार बना देती हैं। इनओक्यूलेशन, कोई भी बीमारियां इनओक्यूलेट करना होता है, स्किन के जरिए हमारी बॉडी में जाती हैं, यानी इंजेक्शन के थ्रू या कोई कट लग जाए, चोट लग जाए, उसके थ्रू हमारी बॉडी में इंसर्ट कर जाए, तो उसको बोलते हैं इनओक्यूलेशन, यानी खाल या स्किन के जरिए हमारी बॉडी में इंसर्ट करती है। तो इनओक्यूलेशन के अंदर जैसे टिटेनस, रेबीज और हेपेटाइटिस बी। टिटेनस हम जानते हैं कंटामिनेटेड सॉइल के अंदर पाया जाता है, डस्ट के अंदर पाया जाता है, जंग लगे हुए लोहे के ऊपर पाया जाता है। अगर ऐसा कोई चीज़ है जो हमें इससे चोट लग जाए, यानी सीमेंटेड मिट्टी पे हम गिर जाते हैं जिससे हमारे ब्लड आ जाता है, ब्लड कॉन्टेक्ट में आने से, अगर मिट्टी के अंदर में भी पॉसिबल, हम यही मानते हैं कि मिट्टी के अंदर टिटेनस के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, तो हम क्या लगाते हैं? टिटेनस का टीका लगाते हैं। तो कंटामिनेटेड सॉइल से, जंग लगे हुए लोहे से ये टिटेनस फैलता है। दूसरा रेबीज़, रेबीज हम जानते हैं कुत्ते की लार में पाया जाता है, बंदर की लार में पाया जाता है, और भी कई ऐसे जानवर होते हैं जिनकी लार में पाया जाता है। अगर वो हमें खा जाते हैं तो हमें फिर रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो रेबीज और हेपेटाइटिस बी, हम जानते हैं हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है? इसको हेपेटाइटिस बी को और हम बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। सीरम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी फैलने का जो जरिया है वो होता है क्या? अगर कोई भी कंटामिनेटेड सुई या कंटामिनेटेड ब्लड एक्सीडेंटल हमारे चुभ जाता है, सुई अगर हमारे चुभ जाती है कंटामिनेटेड सुई, तो वो बीमारी हमें फैल सकती है। अगर ऐसी नीडल जो किसी अफेक्टेड पर्सन के लगाई गई थी और उसको यूं ही डाल दिया गया रोड पे, और वो फिर हमें यानी हेल्दी पर्सन के चुभ जाती है, तो इससे हेपेटाइटिस बी फैलने के चांस होते हैं। टिटेनस, टिटेनस को और क्या कहते हैं हम? टिटेनस का दूसरा नाम होता है लोकजो। लोकजो यानी ये हमारी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और इसकी वजह से रिगिडिटी आ जाती है मसल्स के अंदर, और हमारा लोक क्या हो जाता है? जो लोक हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोक जो डिजीज भी बोलते हैं। रेबीज, रेबीज को और क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है रेबीज को? रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। इसके बाद इंसेक्ट, यानी
मच्छरों से, मक्खियों से, छोटे मोटे कीड़ों से फैलने वाली बीमारी हैं। तो हम जानते हैं हमारे पास डेंगू है, टाइफाइड फीवर है, मलेरिया है। मलेरिया की कई सारी टाइप्स होते हैं, हम जानते हैं मलेरिया, फाल्सिफेरमगे, ऐसे बहुत सारे बीवैक्स होती है। तो सारी बीमारियाँ इंसेक्ट से फैलती हैं। कंजेनाइटल, कंजेनाइटल यानी जन्मजात, जन्म के दौरान जब माँ का ब्लड फिट बेबी के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है तो उससे कई बीमारी फैलने के चांस होते हैं, जैसे सिफिलिस और रूबेला, और भी कई सारी बीमारी होती है, गोनोरिया, ये कंजेनाइटल फैलने के चांस होते हैं। अभी बताया मैंने कि सिफिलिस क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो सेक्सुअली इंटरकोर्स से फैल सकती है और कंजेनाइटल भी फैल सकती है। लेबोरेटरी इन्फेक्शन, लेबोरेटरी इन्फेक्शन वो होते हैं जिनका हम मेडिकली प्रोसीजर के दौरान जो इन्फेक्शन फैलते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, लेबोरेटरी इन्फेक्शन। जैसा हमने लिखा है यहाँ पर, इन्फेक्शन ड्यूरिंग लंबर पंक्चर और कैथेटराइजेशन। ऐसे इन्फेक्शन जो फैल जाते हैं किस दौरान, कि जब हम लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर पंक्चर सब जानते हैं, पूरी प्रोसेस होती है जिसके अंदर पेशेंट को सुन किया जाता है। सुन करना मतलब हम जानते हैं जब पेशेंट का कोई भी मेजर ऑपरेशन होता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया देने के लिए हम लंबर पंक्चर करते हैं, या फिर वहाँ से CSF कलेक्ट करने के लिए हैं। जब भी कोई पेशेंट होता है, उस पेशेंट का अगर CSF एग्जामिनेशन करना है तो CSF एग्जामिनेशन के लिए CSF जो कलेक्ट करते हैं वो भी लंबर पंक्चर के द्वारा करते हैं। इसके बाद कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन हम जानते हैं कि कैथेटराइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है उन पेशेंट के अंदर जो यूरिन पास आउट नहीं कर सकते।